अच्छा, मोनो अल्फाबेटिक साइफर के अंदर हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ कीज हैं वो 26 फैक्टोरियल है। इट मींस वी हैव 4 into 10 raised to power 26 कीज। तो ये एक लार्ज की स्पेस है और इस की स्पेस को ब्रेक करना और इस पे जो ब्रूट फोर्स अटैक करना वो डिफिकल्ट है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी क्रिप्ट एनालिटिक टेक्निक्स हैं, कुछ ऐसे क्रिप्ट एनालिटिक अटैक्स हैं जिनके ज़रिए अगर कोई लार्ज स्पेस या बहुत कोई लॉन्ग कीज़ हैं या नंबर ऑफ कीज़ बहुत ज़्यादा हैं तब भी उस पर अटैक किया जा सकता है। बट दोज अटैक्स आर अदर देन ब्रूट फोर्स अटैक्स। तो अब इस तरह के अटैक्स में जो यूज़ की जाती है टेक्निक, वो उसमें जो लैंग्वेज के करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको टारगेट किया जाता है। तो जो लैंग्वेज स्टैटिक्स हैं उनके ऊपर क्रिप्ट एनालिसिस को यूज़ किया जाता है। ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो रैंडम नहीं है, इसमें एक सीक्वेंस है। इसमें कुछ लेटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और कुछ लेटर्स जो हैं बहुत कम यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लिश के अंदर जो ई लेटर है वो सबसे ज़्यादा कॉमन लेटर है। इसके बाद जो टी, आर, एन, आई, ओ, ए, एस, तो ये फ्रीक्वेंट लेटर्स हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। इसके अलावा कुछ और लेटर्स हैं लाइक जी, जे, के, क्यू, एक्स आर फेयरली रेयर। तो ये जो लेटर्स हैं जी, जे, के, क्यू, एक्स, ये बहुत कम यूज़ होते हैं। इसके अलावा कुछ टेबल्स हैं जो सिंगल, डबल और ट्रिपल लेटर फ्रीक्वेंसीज के ऊपर बने होते हैं, जिनमें डिफरेंट लैंग्वेजेस के ये टेबल्स अवेलेबल हैं, जिसमें सिंगल, डबल और ट्रिपल लेटर फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल होती हैं कि ये अगर सिंगल लेटर हो तो उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी, डबल है तो क्या होगी और ट्रिपल लेटर है तो उनकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी। ये इंग्लिश लेटर की फ्रीक्वेंसी है। फॉर एग्जांपल इसमें जो ए लेटर है वो उसकी जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 8.167 है। इसी तरह जो सबसे कॉमन वर्ड हमने अभी डिस्कस किया वो ई है और ई की जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 12.702 है। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है? व्हाट इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से मुराद ये है कि हमारे पास अगर कोई डेटा सेट है और उसमें 20 स्टूडेंट्स हैं और 20 स्टूडेंट्स के डिफरेंट ग्रेड्स हैं, तो हम उनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना चाह रहे हैं। तो हम उस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो उसमें जिस स्टूडेंट के जितने ग्रेड्स हैं उनको अगर हम डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर, तो हम एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये एक ट्रैवल सर्वे है। इसमें जो 92 पीपल इन्वॉल्व हैं और उनसे सर्वे किया गया है कि हाउ दे गो टू वर्क, विच ट्रांसपोर्ट मीन्स दे यूज। तो 35 ने कहा दे आर यूजिंग अ कार, 42 took public transport, 8 rode a bicycle and 7 walked। तो इन 92 लोगों की जो हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो लाइक द यूसेज ऑफ कार is by 35 peoples. So by dividing 35 with 92, we can have 0.38. This is relative frequency of car in this survey. और इसी तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, अगर वो 42 लोग यूज़ करते हैं और टोटल जो नंबर ऑफ पीपल है या टोटल पॉपुलेशन है वो 92 है, तो इसकी जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो 0.46 होगी। इसी तरह बाइसिकल है।
इसमें अगर बाइसिकल 8 लोग यूज़ करते हैं तो 8 डिवाइडेड बाई 92, तो इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0.09 है। और इसी तरह जो लोग वॉक करते हैं, तो 7 people out of 92 are walking, then its relative frequency would be 7 divided by 92, that is 0.08. इसी तरह हम जो अल्फ़ाबेट्स के अंदर डिफरेंट लेटर्स हैं, उनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं कि जो ए लेटर है वो टोटल 26 लेटर्स के अंदर कितनी दफ़ा यूज़ होता है। उसको अगर हम डिवाइड करें विद 26, जितना भी उसका यूज़ है, तो देन वी कैन फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी सी डी ई। जितने भी लेटर्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो इन्हीं करेक्टरिस्टिक्स को यूज किया जाता है किसी भी कोड को, किसी साइफर टेक्स्ट को डिसाइफर करने के लिए। तो इसमें जो डबल और ट्रिपल लेटर्स हैं, इसमें जो ये यहाँ पे मेंशन किया गया है, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रीक्वेंसी है। लाइक डबल लेटर्स जो हैं, टी एच जो है हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, फिर एच ई, फिर एन, इन, ए आर, आर ई, ई एस ओ एन। तो ये 2 लेटर, ये डबल लेटर जो यूज होते हैं फ्रीक्वेंटली, उनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। इसी तरह ट्रिपल लेटर्स हैं, टी एच ई, एंड, ई एन टी, आयोन, टी आई ओ, एफ ओ आर, एन डी। तो ये ट्रिपल लेटर्स हैं जो यूज होते हैं और उनकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो हायर से लोअर मेंशन है। तो इनको यूज किया जाता है क्रिप्ट एनालिसिस में। इसमें जो की कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मोनो अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन जो की जाती है, उसमें जो रिलेटिव लेटर फ्रीक्वेंसीज हैं उनको चेंज नहीं किया जाता। तो इसमें जो रिलेटिव लेटर फ्रीक्वेंसीज हैं वो वही रहती हैं। अगर किसी मैसेज के अंदर जो ई है 10 टाइम्स अपीयर हो रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन के अंदर भी वो 10 टाइम्स ही अपीयर होगा। तो इसको डिसाइफर करने के लिए या इस तरह के टेक्स्ट का क्रिप्ट एनालिस्ट करने के लिए, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, कैलकुलेट लेटर फ्रीक्वेंसीज फॉर साइफर टेक्स्ट। तो जो साइफर टेक्स्ट के अंदर फ्रीक्वेंसीज होती हैं लेटर्स की, उनको कैलकुलेट किया जाता है और इस डिस्ट्रीब्यूशन को जो नॉन वन, कोई आपके पास कोई सैंपल प्लेन टेक्स्ट है, उसके साथ कंपेयर किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो गिवन साइफर टेक्स्ट है वो ये है, दिस इज इनक्रिप्टेड मैसेज एंड ये प्लेन टेक्स्ट नहीं है, ये साइफर टेक्स्ट है। तो UZQSOVU, this is a ciphertext which is being transmitted over the network, and someone intercepted that network and have access to this ciphertext. We know that what algorithm is being applied on this ciphertext. Now, first task to decipher this text is to count relative letter of frequencies. तो इसमें हम guess करेंगे like P और Z। अब जो यहाँ पे जो कैपिटल लेटर्स हैं दे रिप्रेजेंट साइफर टेक्स्ट, और जो स्मॉल लेटर्स हैं दे रिप्रेजेंट प्लेन टेक्स्ट। तो अगर इसमें जो नंबर ऑफ पीज हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी है सबसे हाईएस्ट है, तो जो नंबर ऑफ पीस हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी है सबसे हाईएस्ट है, वी हैव काउंटेड नंबर ऑफ पीस इन दिस साइफर टेक्स्ट। और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई है तो हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि ये ई हो सकता है, बिकॉज वी नो दैट ई इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट लेटर इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो ई जो है किसी भी सिंटेक्स में, किसी भी मैसेज में सबसे ज्यादा अपीयर होगा। तो इसमें जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट लेटर होगा उसको हम एस्टिमेट करेंगे, कंपेयर करेंगे ई के साथ। और जो सेकंड नंबर पे है वो टी है, जी जो है उसको हम कंपेयर करेंगे टी के साथ। जी की जो क्योंकि सबसे लो फ्रीक्वेंसी है, और हमारे पास हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी
कि जो रेयर लेटर्स हैं, लाइक मोस्ट कॉमन लेटर्स वो TRNIOS हैं, और जो फ्रीक्वेंट इसमें मोस्ट वन है वो ई है। तो इस तरह हम एस्टिमेट कर सकते हैं, हम इसमें गेस कर सकते हैं कि जो पी और जी दे आर एक्चुअली ENT। तो इसी तरह हम जो डबल लेटर्स हैं, पहले हम सिंगल लेटर्स को गेस कर लें और फिर उसके बाद जो डबल लेटर है लाइक ZW, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। इस साइफर टेक्स्ट के अंदर जो ZW है वो सबसे ज्यादा अपीयर हो रहा है, और इसको हम गेस कर सकते हैं, इट कुड बी TH। और इसी तरह जो ट्रिपल लेटर्स हैं, ट्राईग्राम है, दे आर ZWP। जो ZWP है वो सबसे ज्यादा अपीयर हो रहा है साइफर टेक्स्ट में। तो ZWP को हम गेस कर सकते हैं कि इसका जो प्लेन टेक्स्ट है वो THE है। और इसी तरह हम जो है ट्रायल करते हैं, हम डिफरेंट जो गेस करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, और उसके बाद उसको कंफर्म करते हैं। अगर वो हमारे जो डिजायर्ड मैसेज तक आ जाता है, जो हमें जो प्लेन टेक्स्ट रिक्वायर्ड है, तो फिर हम फाइनली जो भी मैसेज है उसको डिक्रिप्ट कर सकते हैं। तो इट वाज डिस्क्लोज्ड yesterday that several informal but direct contacts have been made with political representatives of the wheat कांग्रेस इन मॉस्को। तो ये जो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट था, ये साइफर टेक्स्ट है, और इसको कन्वर्ट करके हमने हिट एंड ट्रायल के जरिए इसको डीक्रिप्ट कर लिया, और हमारे पास ये मैसेज जो है वो डिस्क्लोज हो गया, डीक्रिप्ट हो गया। तो इस तरह अगर हमारे पास ब्रूट फोर्स अटैक की ऑप्शन नहीं है, हमारे पास नंबर ऑफ कीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर डिफरेंट टाइप की क्रिप्ट एनालिटिक टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करके किसी भी मैसेज को डीक्रिप्ट किया जा सकता है। Monoalphabetic cipher, there is, however, another line of attack. If the crypto analyst knows the nature of the plain text, non-compressed English text, then the analyst can exploit the regularities of the language. To see how such a crypt analysis might proceed, we given a partial example here that is adopted from one in SINK09. The cipher text to be solved is, this is the cipher text same as in the previous example. So as a first step, the relative frequency of the letters can be determined and compared to the standard frequency distribution for English, such as shown in figure 3.5. तो अभी जो हमने ये एक ग्राफ देखा था जिसमें ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है इंग्लिश की, उसके साथ हम कंपेयर करके हम अडॉप्ट कर सकते हैं कि कौन सा लेटर होगा। If the message were long enough, this technique alone might be sufficient. But because this is a relatively short message, we cannot expect an exact match. तो ये एक हिट एंड ट्रायल स्कीम है। इसमें अगर हमारे पास कोई एक लॉन्ग मैसेज है तो उसमें सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि उसका हमारे पास जो नंबर ऑफ सैंपल्स हैं जिनको हम एस्टिमेट करेंगे वो ज़्यादा हैं होंगे, तो उसको गैस करना इजी होगा। तो हमारे पास जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लेटर्स हैं वो साइफर टेक्स्ट के अंदर अगर उसकी परसेंटेज निकालें, अब ये जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ये बात हो रही है जो साइफर टेक्स्ट है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास जो P है वो उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 13.33 है, V की 11.67 है, और इसी तरह जितने भी डिफरेंट लेटर्स हैं उनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज गिवन है। H की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 5.83 है, D की 5.00 है, E की 5.00 है। तो इसका मतलब क्या है कि ये लेटर्स जो हैं कितनी दफ़ा अपीयर हो रहे हैं साइफर टेक्स्ट के अंदर।
जो लेटर्स CKLNR ये साइफर टेक्स्ट में अपीयर ही नहीं हो रहे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये CKLNR इस तरह का कोई लेटर नहीं है। तो ये इन लेटर्स की फ्रीक्वेंसी को हम एक टेबल की सूरत में कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू अप्लाई अ क्रिप्ट एनालिस्ट टेक्निक to decrypt a ciphertext. Comparing this breakdown with figure 3.5, it seems likely that cipher letters P and Z are the equivalents of plain letters E and T. तो इनकी फ्रीक्वेंसीज को अगर हम देखें और इसको कंपेयर करें जो इंग्लिश लैंग्वेज की स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसीज हैं, तो उसके साथ अगर हम इसको कंपेयर करें P और Z को, तो इसके जो इक्वलेंट प्लेन लेटर्स हैं वो E एंड T हैं। लेकिन ये सर्टन नहीं है कि जो P जो है वो E है या Z जो है वो E है, क्योंकि इसमें जो एक स्लाइड डिफरेंस है। तो दिस इज अ गेस गेम। तो इसमें हो सकता है कि जहाँ पे हम T एज्यूम कर रहे हैं वहाँ पे E भी हो सकता है। फिर उसके बाद जो लेटर्स हैं S, U और O और जो H, ये सारे हाई फ्रीक्वेंसीज में आते हैं और इनको हम कॉरेस्पॉन्ड कर सकते हैं प्लेन लेटर के साथ जिनकी हाई फ्रीक्वेंसीज होती हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। दोज आर AHINORS. The letters with the lowest frequencies, namely A, B, G, Y, I, J, are likely included in the set. तो ये जो ABGYIJ इनकी जो है वो लेस फ्रीक्वेंसी है, तो इनको हम कॉरस्पॉन्ड कर सकते हैं उन लेटर्स के साथ इंग्लिश में जो जिनकी फ्रीक्वेंसी कम है। तो इस तरह हम गेस कर सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ वेज टू प्रोसीड एट दिस पॉइंट। वी कुड मेक सम टेंटेटिव असाइनमेंट्स and start to fill in the plain text to see if it looks like a reasonable skeleton of a message. A more systematic approach is to look for other regularities. तो जिस तरह ये फ्रीक्वेंसी एनालिसिस है कि हम गेस कर सकते हैं कि कौन सा कोई लेटर जो है कितनी दफ़ा अपीयर हुआ, इसी तरह और भी लैंग्वेज के ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको यूटिलाइज करके या जिनको एक्सप्लॉइट करके हम किसी भी साइफर टेक्स्ट को डीसाइफर कर सकते हैं या डीक्रिप्ट कर सकते हैं। For example, certain words may be known to be in the text, or we could look for repeating sequences of cipher letters and try to deduce their plain text equivalents. तो इस तरह हम हमारे पास कोई इस तरह के certain words होते हैं जिनको those are known, और उनके ज़रिए हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इसमें जो मैसेज है वो क्या हिडन है, और उसके ज़रिए हम गेस कर सकते हैं। ये वही ग्राफ है जो हमने पहले डिस्कस किया था कि इस ग्राफ के अंदर जितने भी लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर, उन सब की जो एक स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसीज हैं दे आर गिवन। मोस्ट लाइकली जो इसमें ई है, दिस इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट लेटर विच इज़ बीइंग यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। और इसी तरह जो हमारे पास साइफर टेक्स्ट होगा उसमें हम जो भी लेटर सबसे ज़्यादा अपीयर होगा उसको हम कॉरेस्पॉन्ड कर सकते हैं ई के साथ। और ऐसा लेटर जिसकी सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसीज होंगी तो उसको हम जे के साथ, क्यू के साथ, एक्स के साथ या जी के साथ इक्वेट कर सकते हैं। और जो हाई फ्रीक्वेंसीज हैं लाइक ए है, आई है, एच है, टी है, आर एस है, तो उनको इनके साथ हम सब्स्टिट्यूट करके जो प्लेन टेक्स्ट है उसको गेस कर सकते हैं। जिस तरह ये सिंगल लेटर की फ्रीक्वेंसीज गिवन है, इसी तरह जो डबल या ट्रिपल लेटर्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज भी अवेलेबल हैं। तो फर्स्ट जो स्टेप होगा वो सिंगल लेटर्स को, फिर डबल लेटर्स को, देन ट्रिपल लेटर्स को हम इस तरह गेस करके जो मैसेज है उसको डिक्रिप्ट कर सकते हैं। तो इसमें टू लेटर कॉम्बिनेशन जो होता है उसको
डायग्राम कहते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर। तो इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे जो कॉमन डायग्राम है वो TH है। इसी तरह जो 3 लेटर कॉम्बिनेशन होता है लैंग्वेज के अंदर उसको ट्राइग्राम कहते हैं। तो इंग्लिश में THE इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट ट्राइग्राम। तो ऐसे 3 लेटर्स दोज आर इन आवर साइफर टेक्स्ट, उनको हम इक्वेट कर सकते हैं, कॉरस्पॉन्ड कर सकते हैं विद द ट्राइग्राम, और जो मोस्ट फ्रीक्वेंट होगा उसको THE के साथ हम कॉरस्पॉन्ड कर सकते हैं। और जो मोस्ट फ्रीक्वेंट साइफर टेक्स्ट के अंदर 2 लेटर कॉम्बिनेशन होगा उसको TH के साथ हम कॉरस्पॉन्ड कर सकते हैं। और इस तरह हम गेस कर सकते हैं कि कौन से लेटर्स डायग्राम या ट्राइग्राम में यूज हो रहे हैं। Monoalphabetic cipher is a powerful tool is to look at the frequency of 2 letter combinations known as diagram. As we have seen in the table similar to figure 3.5 could be drawn up showing the relative frequency of the diagrams. तो ये जो हमने एक टेबल बनाया था जिसमें फ्रीक्वेंसीज हमने कैलकुलेट की थी साइफर टेक्स्ट की, तो इस तरह का हम टेबल बना सकते हैं जिसके ज़रिए साइफर टेक्स्ट के अंदर जो भी लेटर्स अपीयर हो रहे हैं जितनी दफ़ा भी उनकी फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करें और उसको एक टेबल की सूरत में हम लिख लें। The most common such diagram is TH in our ciphertext. The most common डायग्राम जो है वो ZW है। तो जो साइफर टेक्स्ट के अंदर हमारे पास जो सबसे कॉमन डायग्राम है वो ZW है जो 3 दफा अपीयर हो रहा है। So we make the correspondence of Z with T and W with H. Then by our earlier hypothesis we can equate P with E. तो इस तरह हम गेस कर सकते हैं जो प्लेन टेक्स्ट को कि जो साइफर टेक्स्ट है उसके बाद जो प्लेन टेक्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग प्लेन टेक्स्ट है वो क्या होगा। Now notice that sequence ZWP appears in the ciphertext and we can translate that sequence as THE. This is the most frequent trigram 3-letter combination in English which seems to indicate that we are on the right track. तो इसी तरह अगर हम ZWP को कन्वर्ट कर लेते हैं THE में, तो पहले ही हम एस्टिमेट कर चुके हैं कि जो Z है वो E के इक्विवेलेंट है। जो Z है वो E के इक्विवेलेंट है क्योंकि जो Z है वो सबसे ज़्यादा अपीयर हो रहा है। तो Z या P, वी कैन इक्वेट P विद E। तो अगर हम ZWP को भी करते हैं और इसमें P भी जो है वो E के इक्विवेलेंट आ रहा है और WH के इक्विवेलेंट आ रहा है और Z जो है वो T के इक्विवेलेंट आ रहा है, और हमने जो 1 लेटर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस बनाया उसमें हमने जो गेस किया है उसी के मुताबिक हमारे जो ट्राइग्राम है उनका भी रिजल्ट वही सेम आ रहा है। तो हम इसमें सर्टेन हो सकते हैं, वी आर श्योर दैट वी आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक एंड वी आर डिसाइफरिंग दैट साइफर टेक्स्ट। Next, notice the sequence ZWSZ in the first line. तो फर्स्ट लाइन के अंदर ZWSZ ये यहाँ पे ये एक सीक्वेंस अपीयर हो रही है in the first line. We do not know that these 4 letters form a complete word, but if they do, it is of the form TH_T because we know ZW stands for TH और उसके बाद जो S है उसको भी हमने जो Z है वो T के इक्विवेलेंट है। तो हमारे पास जो लेटर रहता है गेस करने वाला वो सिर्फ S है। अगर हम S को कंसिडर करते हैं A, तो हम इसको कंप्लीटली गेस कर सकते हैं कि ZWSZ का मतलब है दैट। और इस तरह हम जो डिफरेंट लाइक जहाँ पे P है वहाँ पे हमने E कर दिया, यहाँ पे P है E, P इज E,
जहाँ पे Z है वो T, और जहाँ पे S है वो A। ZWP जो ट्राइग्राम है इसका मतलब है THE। इस तरह हम पूरे जो साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं by hit and trial, by guessing, and by using frequency analysis, or and we can use different characteristics of language. Only 4 letters have been identified, but already we have quite a bit of the message. Continued analysis of frequencies plus trial and error should easily yield a solution from this point. The complete plain text with spaces added between words follows. तो ये इसके दरमियान में हमने स्पेसेस को भी गैस कर लिया, और इसके बाद जो जितने भी लेटर्स थे उनको गैस करने के बाद हमने वो जो साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट है विच इज ऑलरेडी कन्वर्टेड, वो जो है ये हमारे पास आ गया। इट वाज disclosed yesterday that several informal but direct contacts have been made with political representatives of the Viet Cong in Moscow. तो इस तरह हम किसी भी मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकते हैं। Monoalphabetic ciphers are easy to break because they reflect the frequency data of the original alphabets. तो मोनो अल्फाबेटिक जो साइफर्स हैं दे आर वीक, और इसको हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग frequency of data that is being sent because it does not manipulate frequencies of data. तो इसमें इसको हम easily जो है ब्रेक कर सकते हैं। A countermeasure is to provide multiple substitutes known as homophones for a single letter. तो इसमें जो इसको अवॉइड करने के लिए कि इस तरह का जो डेटा फ्रीक्वेंसी के ऊपर अटैक आता है, क्रिप्ट एनालिसिस अटैक, उसको अवॉइड करने के लिए हम एक लेटर के अगेंस्ट मल्टीपल सब्स्टिट्यूट्स रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, the letter E could be assigned a number of different cipher symbols such as 16, 74, 35 and 21. तो ये एक ही लेटर है लेकिन उसके अगेंस्ट डिफरेंट सिंबल्स असाइन कर दी गई है। With each homophone assigned to a letter in rotation or randomly. तो इस तरह जो जितने भी होमोफोन असाइंड होंगे वो किसी एक लेटर को रोटेशनली या रैंडम में हम असाइन कर सकते हैं। If the number of symbols assigned to each letter is proportional to the relative frequency of that letter, then single letter frequency information is completely obliterated. तो इस तरह हम वो इंफॉर्मेशन को हाइड कर सकते हैं अगर हम जो डिफरेंट होमोफोन्स असाइन कर देते हैं। द ग्रेट मैथमेटिशियन कार्ल फ्रेडरिक गॉस believed that he had devised an unbreakable cipher using homophones. तो एक जो कार्ल फ्रेडरिक ने उसने कहा कि मैंने एक ऐसा एल्गोरिदम इन्वेंट कर लिया है that is unbreakable. However, even with homophones, each element of plain text affects only one element of ciphertext, and multiple letter patterns diagram frequencies still survive in the ciphertext, making crypt analysis relatively straightforward. तो अगर हम homophones को भी अप्लाई करते हैं तो तब भी जो उसकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं जो लेटर पैटर्न्स की वो वैसे ही रहेंगी, और इस तरह उसके ऊपर जो क्रिप्ट एनालिसिस है उसको इजीली अप्लाई किया जा सकता है। Two principal methods are used in substitution cipher to lessen the extent to which the structure of the plain text survive in the ciphertext are. One approach to is encrypt multiple letters of plain text. The other is to use multiple cipher alphabets. तो ये दो अप्रोचेस यूज़ की जा सकती हैं। एक तो ये है कि मल्टीपल लेटर्स यूज़ किए जाएं फॉर द प्लेन टेक्स्ट, एंड सेकंड के अल्फ़ाबेट्स को चेंज कर दिया जाए, एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट जो है वो लैंग्वेज के वो यूज़ किए जाएं, तो उस तरह भी आप इंफॉर्मेशन को हाइड कर सकते हैं।